नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन पर आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग नागमती वियोग खंड के अंतर्गत उसकी व्याख्या को देख रहे थे और हमने पिछले वीडियोज़ में 4 व्याख्याओं को देखा था। इसी कड़ी को इस वीडियो में हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। अघन देवस घटा निसी बाढ़ी, दुभर दुख सो जाई किमी काढ़ी, अब धनी देवस बिरह भार आती, जरय बिरह ज्यों दीपक बाती। हम लोग संदर्भ इसका जानते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई हैं। उनके पद्मावत जो है उससे लिया गया है और उसमें संदर्भ यह है कि हीरामन तोते से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन सुनकर राजा रतन सेन जो है उसकी तलाश में चला गया है और रानी नागमती जो है यहाँ पर उसके वियोग में रो रही है और वियोग में जल रही है। यह उसका संदर्भ है। और अब जो है 12मासा वर्णन यहाँ पर शुरू हो चुका था, पिछले ही वीडियो में हमने देखा था। और उसी क्रम में अगहन का महीना आ चुका है। तो अगहन के महीने में नागमती के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसी का वर्णन इस पद में किया गया है। अगहन दिवस घटा, यानी अगहन मास में दिन घट जाता है। हम लोग जैसा कि जानते हैं ठंडे के मौसम में दिन की अवधि घट जाती है, तो वही यहाँ कवि कह रहा है अगहन दिवस घटा। अगहन के समय में दिन की अवधि घट चुकी है और निसी बाढ़ी और रात्रि की अवधि बढ़ चुकी है। दूभर दुख जो सो जाई किमी काढ़ी, और इस प्रकार से जो मेरा दुख है वह दुख क्या है, वो बड़ा बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है? इसलिए बढ़ चुका है कि विरह की इन अवधि में मैं इन लंबी रातों को भला कैसे काटूंगी। तो दुख, पहला दुख था कि प्रियतम उसे छोड़कर चला गया था, और दूसरा दुख अब यह इसलिए भी बढ़ गया, यह दुख क्योंकि रात की अवधि लंबी हो चुकी है। अब धनी दिवस बिरह भार आती, जरय बिरह जो दीपक बाती। अब धनी दिवस का तात्पर्य है कि जो धनी का अर्थ है स्त्री। अब जो है स्त्री नागमती है वह दिवस के समान हो गई है, यानी कि बिरह की स्थिति में वह पतली हो गई है, दिन के ही समान घटकर दुबली हो गई है। और बिरह भाराती, और उस स्त्री नागमती का जो बिरह हो गया है रात्रि के समान हो गया है, अर्थात उसका बिरह बढ़ गया है। जरय बिरह जो दीपक बाती, और नागमती जो है बिरह की इस अवस्था में उसी प्रकार जल रही है जैसे दीपक में बत्ती जलता है। दीपक में बत्ती कब जलता है? जब उसमें स्नेह खत्म हो जाता है। स्नेह अर्थात तेल खत्म हो जाने की स्थिति में क्या है, दीपक की बत्ती जलने लगती है। ठीक उसी प्रकार जो है बिरह की अवस्था में नागमती जल रही है। कापा हिया जनावा सियु, तो पे जाई होई संग पियू, और घर घर चीर रचा सब काहूँ, मोर रूप रंग लय गए नाहूँ। कापा हिया जनावा सियु, इसमें यह नागमती कह रही है कि मेरा हृदय अब कांप रहा है। मेरा हृदय क्या है? कांप रहा है। और तौपे जाई होई संग पियू, और यह हृदय की जो कंपन है वह कब जाएगी? यह हृदय की जो कंपन है तभी जाएगी जब संग पियू, मेरे साथ जब मेरे प्रियतम होंगे। घर घर चीर रचा सब काहूँ, प्रत्येक घर में जो है स्त्रियों ने अपने वस्त्रों को रंग लिया है और नए नए वस्त्र पहनकर वो आनंद मना रही हैं। लेकिन मोर रूप रंग लयगा नाहू, लेकिन मेरे रूप और रंग को तो मेरा प्रियतम लेकर चला गया है। अब मेरा रूप रंग मेरे साथ है नहीं, यानी प्रियतम के जाने के बाद मेरे इस रूप रंग का कोई महत्व नहीं है और उसके विरह में मैं जल कर अपने सौंदर्य को खो चुकी हूँ। इस प्रकार से मेरा प्रियतम जो गया है तो मेरे रूप रंग को भी ले गया है। लेकिन यह रूप रंग का जाना हमेशा नहीं रहेगा, यह वापस लौट सकता है। कैसे? पलटिन बहुरा गाजो बिछोई, अबहू फिरे रंग सोई। नागमती कह रही है पलटिन बहुरा, एक बार जो वह गया तो फिर वापस लौट कर अभी तक नहीं आया है। अगर अब भी वह लौट कर वापस आता है तो फिरे रंग सोई, तो मेरे सौंदर्य का सारा रंग, सारा रस, सारा रूप जो है लौट कर वापस चला आएगा। सियरी अगिनी बिरहनी ही जारा, सुलगी दग्धय भय छारा। यह दुख दगध न जाने कंतु, जो बन जन्म करे भस्मंतु। सियरी अगिन बिरहनी हीर जारा,
बिरहनी यानी नागमती के हृदय को जो यह आग है, ठंडी आग जो है, विरह की यह ठंडी आग नागमती के हृदय को जला रही है। और उस विरह की अग्नि में सुलगी सुलगी दग्धै भय छारा, सुलग सुलग कर वह दग्ध हो चुकी है और जल कर छार हो चुकी है, राख हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। यह दुख दग्ध न जाने कंतु। अब नागमती आगे क्या कह रही है कि मैं अपने प्रियतम के वियोग में हमेशा जल रही हूँ, लेकिन मेरे इस वियोग को, यह दुख दग्ध न जाने कंतु, मेरे इस वियोग को मेरा कंत, मेरा प्रियतम, मेरा पति नहीं जानता है और वह मुझे छोड़कर किसी और की तलाश में चला गया है। और इस प्रकार यौवन, यौवन और जन्म दोनों को ही वह नष्ट कर रहा है, यानी मेरे यौवन को और मेरे इस जन्म दोनों को नष्ट कर रहा है। यौवन को नष्ट कैसे कर रहा है? प्रियतम के न होने, पति के न होने पर यौवन का यह निखार किस काम का, ऐसा नागमती कहती है। और पति के साथ न होने पर यह जन्म निश्चित रूप से निरर्थक है। इस प्रकार से वह यौवन और जन्म दोनों को नष्ट कर रहा है। नागमती आगे संबोधित करते हुए भंवरों और कौओं को कहती है, पिय सो कहु संदेशड़ा, ए भंवरा ए काग, सोधनी बिरहे जरी मुई, तिहिक धुआं हम लाग। नागमती जो है अपना संदेश जो है प्रियतम तक भंवरे और कौवे के माध्यम से पहुंचाना चाह रही है और वह कह रही है कि हे कौवे, हे भंवरे, जाओ मेरे प्रियतम से मेरा संदेश कह दो। कि क्या संदेश? कि सोधनी बिरही जरी मुई, कि वह स्त्री बिरह की आग में जल कर मर गई और उसके जल कर मरने से जो धुआं उठा, उसी धुएं, काले धुएं से हमारा शरीर, भंवरे का और कौवे का जो हमारा शरीर है काला, यह उसी काले धुएं से काला हो चुका है। तो यह इसकी व्याख्या हुई। विशेष में हम लोग देखते हैं दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया है और भाषा ठेठौदी है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जायसी का है। इसमें हम लोग देखते हैं कि विरह में संदेश को भेजने का भी, संदेश दूत का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कालिदास जो हैं बादल को दूत बनाकर भेजते हैं, यहाँ पर नागमती भंवरे और कौवे को अपना दूत बनाकर भेजती है। विरह वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन है। तो यह रहा पहली व्याख्या। अब दूसरा पर हम लोग आते हैं। पूस जाड़ थर थर तन कापा, सूरज जड़ाई लंक दिशि चापा। अब क्या है? अगहन के बाद अगला महीना आता है पूस। 12 मासा वर्णन चल रहा है, संदर्भ प्रसंग वही है, बस महीना बदल गया है। इसलिए हम लोग सीधे व्याख्या पर आते हैं कि पूस जाड़ थर थर तन कापा। पूस का महीना आ चुका है, जाड़ा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हमारा शरीर जो है वो पूरी तरह से थर थर कांपता रहता है और जाड़ा इस कदर बढ़ चुका है। सूरज जड़ाई, कि सूरज भी जाड़े से भयभीत होकर लंक दिशि तापा, लंका की दिशा पे सूर्य भी चला गया है, यानी कि दक्षिणायन दिशा की ओर सूर्य भी पलायन कर चुका है, यानी जाड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बिरह बाढ़ी भा दारुण सियु, कपि कपि मरो ले ही हरि जीव। बिरह बाढ़ी, और इस स्थिति में मेरा बिरह भी जो है वो क्या है, वह बढ़ चुका है। इस ऋतु में मेरी बिरह की जो वेदना है, दर्द है, वह भी बढ़ चुका है, बढ़ गया है। और कपि कपि मरो, और मैं ठंड की इस मौसम में कांप कांप कर, बहुत ज़्यादा कांप कांप कर ऐसा लग रहा है कि कांपते हुए ही मर जाऊंगी। और यह ठंड जो है ऐसा प्रतीत होता है ले ही हरि जियो, कि यह मेरे जीवन का अंत ही करके मानेगा, यह मेरे जीवन का अंत करके मानेगा। कंत कहाँ हो लागो हियरे, पंथ अपार सूझी नहीं नियरे। आगे नागमती कह रही है, कंत कहाँ हो, कि मेरा पति कहाँ है, मुझे उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। अगर मेरा पति मेरे पास होता तो कंत कहाँ हो लागो हीरे, मेरा प्रियतम, मेरा पति यहाँ पर है कहाँ, अगर वह यहाँ होता तो मैं उसके हृदय से लग जाती और मेरा विरह जो है वह समाप्त हो जाता। लेकिन मेरा पति कहाँ है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, और रास्ता जो है विकट है, प्रियतम तक पहुँचने का जो मार्ग है वह विकट है और कुछ भी मुझे सुझाई नहीं देता है। यहाँ पर जो है
विशेष रूप से हम लोग आत्मा और परमात्मा के संदर्भ में भी देख सकते हैं कि उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचने का जो मार्ग है वह अत्यंत जटिल है, कठिन है, वहाँ पहुंचना इतना आसान नहीं है। खैर इसको हम लोग व्याख्या साधारण अर्थ में देखेंगे। सौर सुपेती यावे जूड़ी जान हूँ सेज हिवंचल बूढ़ी। इस सफ़ेद जो हमारा जो वस्त्र बिछा, सफ़ेद जो बेड चादर बिछा हुआ है, उसको देख कर मुझे क्या आती है, जूड़ी आती है, ज्वार आता है। और इसको देख कर ऐसा प्रतीत होता है, जानहु सेज हिमांचल बूढ़ी, ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा जो सेज है, मेरा जो बिस्तर है वह क्या है, बर्फ में डूबा हुआ है। बर्फ हिमांचल, हिमाचल में डूबा हुआ है। और ऊपर मैं कह रहा था कि कंत कहाँ हो लागो हीरे, पंथ पार सूझ नहीं नेरे। इसमें आत्मा परमात्मा की झलक भी आप देख सकते हैं, क्योंकि नागमती या पूरा का पूरा पद्मावत जो है वो रूपक में लिखा हुआ है। और यह एक साधारण प्रेमी प्रियतम की व्याख्या का ही बयान नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के बिछड़ना, मिलना, उस तक पहुँचने की तड़प इत्यादि का भी वर्णन है, जैसा कि हम सब जानते हैं। आगे देखते हैं। चकई निसी बिछड़े दिन मिला। चकई जो है, चकवा जो है रात्रि में बिछोड़ता है, लेकिन वह दिन मिला, दिन में मिल जाता है। हौ निसी बासर विरह कोकिला, लेकिन मैं तो ऐसी विरह कोकिला हूँ जो दिन और रात दोनों ही समय में अपने प्रियतम से बिछड़ी रहती हूँ। तो यहाँ पर नागमती स्वयं को चकवा से भी, चकई से भी गई गुजरी बतलाती है, और वह दुनिया वालों से कहती है कि तुम चकई के जो वियोग पर आठा ठांसू बहाते हो, मेरी स्थिति को देखो, मेरी स्थिति तो उससे भी ज़्यादा दयनीय है, क्योंकि चकई तो सुबह मिल जाती है अपने प्रियतम से, मैं रात्रि में भी नहीं मिलती हूँ, दिन में भी, यानी कि मेरे लिए वियोग जो है चिरस्थायी है। रैन अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियो बिछोई पंखी। रैन अकेली साथ नहीं सखी, रात्रि के समय में मैं अकेली रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी कोई सहेली नहीं है। कोई सहेली नहीं होने के कारण रात्रि के समय में मैं अकेली सोती हूँ। और कैसे जियो बिछोही पंखी, और जो बिछोही, जो वियोग में यह डूबे हुए पंछी है, यानी बिछोह में डूबी हुई नागमती है, रात्रि के समय अकेली रहती है। ऐसी स्थिति में वियोग से डूबी हुई नागमती भला कैसे जिंदा रहेगी। बिरह सचान भवय तन चाड़ा, जियत खाई मुए नहीं छाड़ा। यह जो बिरह है, बिरह क्या है, बिरह ने बाज पक्षी का रूप ले लिया है, और वह मेरे शरीर को खा रहा है, और वो जीवित तो मुझे खा ही रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मरने के बाद भी वह मुझे नहीं छोड़ेगा। अंत में बोल रही है नागमती, रकत ढरा मासू गरा, हाड़ भय सब शंख, धनि सारस होई ररी मुई, आई समेट हूँ पंख। विरह की इस स्थिति में नागमती के शरीर से रक्त गिरा, और क्या है, मांस जो है गल कर गिर गया, और उसके जो शरीर जो हैं, शरीर के सारे जो हड्डी हैं वो सब क्या हैं, शंख के समान खोखली हो चुकी है। हाड़ भय सब शंख, हड्डियां जो है शंख के समान खोखली हो गई हैं। और धनी सारस होई ररी मुई, यह जो स्त्री, धनी का अर्थ स्त्री जो है, सारस के समान हो गई है। और यह सारस के ही समान क्या है कि चीख चीख कर प्राण अपने दे देगी। क्यों? क्योंकि सारस जो है, सारस का जोड़ा, एक जोड़ा में यदि कोई एक बिछड़ जाता है तो दूसरा अपना सर पटक पटक कर जान देता है। ठीक उसी प्रकार ये इस स्त्री नागमती की दशा भी उस सारस के जोड़े के समान हो गई है, जिसका एक जो है प्रियतम कहीं चला गया है, तो वह सारस के समान रट रट कर अपने प्रियतम के रट लगा लगा कर मर जाएगी। और अब वह बोल रही है, आई समेट हूँ पाँख। अब हे प्रिय, अब तुम ही आकर मेरे शरीर की राख को, मेरे शरीर के यहाँ पंख जो है, चूँकि सारस से यहाँ तुलना की गई इसलिए पंख किया गया है, यानी कि मेरे शरीर की जो अंतिम जो है स्थिति उसको आकर तुम ही समेटना। इसमें हम विशेष वही देख लेते हैं, दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार में वियोग श्रृंगार है, भाषा अवधि है, ठेठ अवधि है, और इसमें कुछ अलंकार है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि जानहूँ सेज हिमंचल बूढ़ी जो है यहाँ पर, इसमें जानहूँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसा कि हम लोग जानते हैं मानो मनो मनहूँ, जानो जनो जनहूँ इत्यादि जो हैं वाचक शब्द जहाँ दिख जाता है तो समझिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। विरह कोकिला जो है यहाँ पर, उसमें भी विरह कोकिला में क्या है, रूपक अलंकार है। धनी सारस होई जो है, धनी सारस होई में यहाँ पर इसमें क्या है, उपमा अलंकार है धनी सारस होई में। और विरह वर्णन में जो है
कहीं ना कहीं फारसी प्रभाव दिखता है। कैसे? ये रक्त जो है, मांस है, हाड़ है, ये सब जो है विरह वर्णन के क्रम में फारसी पद्धति ही है। तो फारसी प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है।